हेलो हेलो। वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज का डिस्कशन है अपना, वो है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ का डिस्कशन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पूरे मटेरियल की हर प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसको करने के लिए अपने को बस इतना सा करना है कि एक एक्सिस पे स्ट्रेस लेनी है और दूसरी एक्सिस पे स्ट्रेन ले लेनी है। तो ये हो जाएगा अपने पास ठीक है। ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। ये ग्राफ अभी तक तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे जो एक लॉ तुमने पढ़ा था, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ में तुमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन, यही पढ़ा था ना? तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसी इक्वेशन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये एक लिमिट तक ही वैलिड है। इसीलिए जब आपने हुक्स लॉ लिखा था तो उसमें अपन ने लिखा था विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसा लिखा था। उसके बाद ग्राफ का नेचर बदलेगा, ये अपने यील्ड पॉइंट पे आएगा। यील्ड पॉइंट पे ऐसा मतलब है कि भाई अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन अब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। उसके बाद मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, देन उसके बाद ये इस तरीके से मूव करेगा और फिर उसके बाद ये इस तरीके के कर्व्ड नेचर पे चला जाता है। हर मटेरियल का ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ऑलमोस्ट। किसी में ये रीजन बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, किसी में रीजन बड़ा छोटा होता है, किसी में रीजन बड़ा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। आप ग्राफ बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ। ये मतलब थोड़ा सा जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा नीचे के टाइप का नहीं है, थोड़ा ऐसा मतलब कर्व हो गया, लेकिन उसके बाद ऐसा ऊपर जाके फिर ऐसा है, इस टाइप का है। या इसको ऐसा बना लेते हैं, समझ गया ना बात को? यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा इस पॉइंट के बाद, ऐसा बना लो, बस इतना सफिशिएंट। बोलूँ? ठीक है, नामकरण कर दो ओ ए, यहाँ पर एक पॉइंट बी, सारे पॉइंट हो गए। अब कुछ कुछ बातें लिख ली जाए। चलो भाई, इससे आपके सारे थ्योरी के सारे क्वेश्चन। इन रीजन ओ ए, इन रीजन ओ ए, ओ इन रीजन ओ ए curve is linear and follows Hooke's law. Curve is linear and follows Hooke's law. इसी में कंटिन्यूशन में लिख लेना, इसी पॉइंट पे कंटिन्यूशन। सॉलिड बॉडी इन दिस रीजन, solid body in this region behaves as elastic body, behaves as elastic body। इलास्टिक का मतलब क्या समझते हो? हाँ? नहीं, यही नहीं होता। इलास्टिक का मतलब वो नहीं होता जो तुम समझते हो। इलास्टिक का मतलब ये समझते हो ना, ऐसे पकड़ के खींचा, खिंच गया तो इलास्टिक है, नहीं, शर्ट तो नहीं फटेगी। आ, ना ना ना, ओरिजिनल शेप, तुमने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, वो डी शेप हुई, और डी शेप होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में रीगेन हो गई, उसे अपन बोलते हैं वो इलास्टिक है।
दिमाग से वो मत बता देना कि वो खींच रही है तो इलास्टिक है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अजीब लग रहा है ना सुनने में? अभी जब यंग मॉडल्स पढ़ाएंगे तो उस वक्त बताएंगे। अगला पॉइंट देखिए, इन ए बी, इन दूसरा पॉइंट, इन रीजन ए बी, इन रीजन ए बी stress is not proportional to strain. Stress is not proportional to strain. But body regains its original shape. But body regain its original shape and size on removal of force. On removal of force. Removal of force. ये इसका मतलब ऐसा है कि जैसे एक रॉड है, ठीक है, या एक तार है, तार को पकड़ के अपन खींच रहे हैं, तो हमने लोड लगाया ना कुछ, तो क्या हो गया? जैसे मान लो एक तार है ना, यहाँ पे अपन ने एक पुली लगा दी, उस तार को खींचोगे कैसे? तो यहाँ पे अपन ने 2 kg का वेट लगा दिया। अभी वेट लगा दिया तो इसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ, वेट हटाएंगे तो वापस से ओरिजिनल शेप में चला गया, एक ही नेचर हो गया। तब तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, लेकिन के बाद क्या होगा कि तुमने जैसे ही वेट हटाया, अब लेंथ अपनी ओरिजिनल शेप में आई ही नहीं, लेंथ उतनी की उतनी ही रही। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर का वायर था, 1.1 सेंटीमीटर हो गया, या 10 सेंटीमीटर का वायर मान लो 1 mm बढ़ गया, लोड हटाया वापस चला गया तो इलास्टिक लिमिट में है, लेकिन लोड हटाया तो अब उसकी जो लेंथ है वो 10.1 सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर प्लस 1 mm। ठीक, तो वो जो लिमिट है जहां पर ओरिजिनल शेप में लौट के, ये अब ए बी के बाद वाली कंडीशन है, ये कंडीशन ए बी के बाद है, क्योंकि सडन ए से लेके सी तक जर्क नहीं आ सकता। पहले बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी, ओरिजिनल शेप में आ गई, उसके बाद तुमने लोड हटाया, वो तब भी अपनी ओरिजिनल शेप में आई, लेकिन उस वक्त उसने हुक्स लॉ को फॉलो नहीं किया। वो वाला रीजन कौन सा हो गया? ए बी। लेकिन बी के बाद अब तुम लोड हटा भी दोगे ना, तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रही है, मतलब अब वो 10 के बाद कितनी हो गई? 10.1। बी तक क्या हो रहा था? 10.1 से वापस कितने पे आ जा रही थी? 10 पे लोड हटाने पे। स्प्रिंग को खींचती है, छोड़ती है तो वापस जाती है ना, ऐसे ही मटेरियल की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, चलो अगला। बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, यही लिख देते हैं, और यील्ड पॉइंट, के दो नाम है, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ठीक है, if load is increased further, if load is, next point, if load is increased further, मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये और बढ़ा रहे हैं लोड। if load is increased further, then strain increases rapidly, then strain increases rapidly, then stress, strain increases rapidly, then strain। तुम समझे? नहीं समझे? देखो अभी ये देखो कि इसमें लेंथ में इतना चेंज हो गया, लेकिन स्ट्रेस में कितना चेंज हुआ? बस इतना सा। स्ट्रेस में इतने से चेंज होने की वजह से स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जो ये अगला रीजन वो वही वाला है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ से बी से आगे यही चल रहा है। बी से आगे वाले रीजन में इसी तरीके की घटनाएं घट रही हैं कि आप स्ट्रेस तो बहुत कम दे रहे हो, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इससे आगे भी यही हो रहा है, स्ट्रेस आपने बहुत कम दी, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गई। तो बी से आगे का रीजन डी तक इसी तरीके से बिहेव कर रहा है। इसीलिए पॉइंट में क्या लिखा है? ठीक है, नेक्स्ट, रीजन बी टू डी, इन रीजन बी टू डी
in region B to D, in region B to D, when load is removed, body does not regain its original shape. Body does not regain its original shape. Stop. Even when stress is zero, even when stress is zero, even when stress is zero, strain is not zero. Even when stress is zero, the strain is not zero. Strain is not zero. ठीक है, तो बात समझ गए क्या कह रहा है? तुमने ये वेट हटा लिया, उसके बाद भी अब इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है, स्ट्रेन तो अभी भी उसमें रहेगी. इसको कहते हैं मटेरियल परमानेंट सेट हो गया. क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट सेट हो गया. ऑन मटेरियल लिख लियो. द मटेरियल इज सेट टू बी, मटेरियल इज सेट टू हैव अ परमानेंट सेट. The material is said to have a permanent set. Material is said to have a permanent set. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मार्क कर लो. बियॉन्ड बी, बियॉन्ड बी, बियॉन्ड बी मतलब बी के बाद, बी के पीछे. बियॉन्ड बी, region beyond B, given region is called plastic region. ये पूरा प्लास्टिक रीजन. अच्छा, अब क्या होगा सोचो जरा, थोड़ा और दिमाग लगाओ. तुमने फोर्स लगाया भाई, उसके बाद खिंच गया, खिंचने के बाद लोड हटा दिया, उसके बाद भी भाई वो आराम से उसमें स्ट्रेन है. उसके बाद अब अगर उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, और स्ट्रेस दोगे तो क्या होगा वायर के साथ? कब तक होता रहेगा? और लगा दे फोर्स, खिंचता रहेगा प्लास्टिक की तरह, और लगा दे. ब्रेकिंग पॉइंट पे मतलब वो अब पूरा रीजन ऐसा हो गया है कि अब वो मटेरियल टूटेगा. इसके पास अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब ये टिका रहे. तो अगर तुमने लोड और बढ़ाया इस प्लास्टिक रीजन से आगे, तो वो मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा. तो फिर उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, हड्डी ऐसे टूटी थी क्या? लिखो. पॉइंट डी करस्पॉन्ड्स टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ. पॉइंट डी corresponds to the tensile strength. Point B corresponds to the tensile strength. D for dabba. Point D corresponds to the tensile strength. Beyond this point, additional strain is produced. Beyond this point, additional strain is produced by even a reduced force. By even a reduced force. By even a reduced force. And point E is called fracture point. And point E is called fracture. ठीक है, क्योंकि अब E पे आके टूट गया भाई. D तक तो क्या हुआ, तुमने फोर्स लगाया, यहाँ पे सपोज करो 100 न्यूटन पे खिंच रहा था. अब इस वाले प्लास्टिक रीजन में क्या हुआ कि वो 80 पे भी खिंच रहा है, 70 पे भी खिंच रहा है.
रिड्यूस फोर्स पे खिंच रहा है, डी तक आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, एक हद से ज़्यादा तो खिंचेगा नहीं, उसके साथ खिंचने के बाद क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो तुमने देखो यहाँ पे स्ट्रेस कम करी है, डी से लेके ई तक स्ट्रेस कम करी है, यहाँ से सी से लेके डी तक तो तुमने फोर्स बढ़ाया है, ग्राफ पे देख रहे हो तो स्ट्रेस बढ़ रही है इधर। लेकिन यहाँ पर देख रहे होगे तो स्ट्रेस अब तुमने कम करी, मतलब 100 न्यूटन से और कम कर दी, 100 से कम करके तुमने 70 कर दी, 70 कर दी, 60 कर दी, 50 कर दी, लेकिन उसके बाद भी मटेरियल ई पॉइंट पे आके फ्रैक्चर हो जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा। कहना चाहती हैं कोई डाउट? तो ई पॉइंट क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट। अगले 2 पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लेंगे, ये स्टेटमेंट के तौर पे पूछे जाते हैं। इफ प्लास्टिक रीजन इज लार्ज, if plastic region is large, if plastic region is large, material will be ductile, will be ductile, DUCTILE, material will be ductile, अगर प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है तो। ठीक है, नेक्स्ट, if plastic region is small, then material will be brittle, if plastic region is small, then material will be brittle. समझे? ठीक है, देखो प्लास्टिक रीजन कर क्या रहा है, जैसे तुमने एक तार लिया लोहे का या एल्यूमिनियम का या कोई भी तार ले लो, उस तार को पकड़ के जब तुम खींचोगे तो खींचने पे क्या होगा, वो खींचेगा। अब प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है तो इसका मतलब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, उसकी लेंथ में चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस तार को तुम खींच के लंबा कर सकते हो, आया ना, उसके बाद ही टूटेगा। अब तुम जरा कांच के बारे में सोचो, कांच पे तुमने खींच रहे हो तो कांच के साथ क्या होगा, क्या वो तार की तरह खींचेगा? इसका मतलब वो पहले तो हुक्स लॉ को फॉलो किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सीधा प्लास्टिक रीजन में आया ही नहीं, क्योंकि उसकी लेंथ में कोई भी चेंज हुआ ही नहीं, वो सीधा कहाँ पे गया, फ्रैक्चर पे, तो उसका प्लास्टिक रीजन क्या हो गया, बहुत छोटा। तो कांच एक ब्रिटल ऑब्जेक्ट है, ब्रिटल मैटर है, तो कांच में ब्रिटल इसलिए है क्योंकि उसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है, क्योंकि उसमें खींचने का कोई भी गुण नहीं होता। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जनरली पूरे स्ट्रेन का सिर्फ 1% होता है, सिर्फ 1%, और ये जो फ्रैक्चर वाला है ये 30% हो गया। मतलब 30% जैसे सोच लो कि 10 सेंटीमीटर की रॉड है, 10 सेंटीमीटर का वायर है, तो अधिकतम उसमें 3 सेंटीमीटर तक का ही तुम स्ट्रेस या स्ट्रेन प्रोड्यूस कर पाओगे, उसके बाद तो वो उसका टूटना तय ही है। कभी आपने वो सेवई समझते हैं आप, सेवई, हाँ, वर्मिसेली, उसको कभी पकड़ना ऐसे और ऐसे तोड़ना, और मुझे बताना है कि कितने हिस्से में टूट रही, समझ गए ना बात को, ऐसे पकड़ना और ऐसे उसको ऐसे करना, बताना वो कितने हिस्से में टूट रही। हाँ, लंबी होती है, उसको पकड़ के ऐसे तोड़ना, वो एक हिस्सों में टूट रही है, एक में तो नहीं होती, ये 2 हिस्सों में टूट रही है कि 3 हिस्सों में टूट रही है, कच्ची, पका के नहीं, कच्ची वाली, कच्ची वाली। किचन में जाती हो कभी, जाया करो, वो ऐसा पतला सा ऐसे पॉलीथीन के अंदर पैक होके आती है, उसके अंदर पतली सी डंडी निकलती है, पतली सी डंडी को पकड़ के ऐसे टुक करना, देखना 3 हिस्सों में टूटेगी। अगर उसको ट्विस्ट करके तोड़ोगे तो 2 हिस्सों में टूटेगी, क्योंकि उसका नेचर ब्रिटल टाइप का है, और इसके पीछे की जो साइंस है वो तो बड़ी तगड़ी है, वो किसी और दिन समझाएंगे। उसमें क्या होता है कि जब तुम दोनों तरफ से इधर फोर्स लगाते हो, तो ये जो रीजन है सबसे ज़्यादा स्ट्रेन यहीं पे डेवलप होती है, जबकि आइडियली होनी कहाँ पे चाहिए थी, इसीलिए 3 हिस्सों में टूटती है। और इससे तुम बच कैसे सकते हो, इसको ऐसे मोड़ दो, मोड़ के तोड़ो, सीधी है, ऐसे मोड़ते जाओ और ऐसे तोड़ते जाओ, समझ गए बात को। तो जब ऐसे मोड़ के तोड़ोगे तो मोड़ के तोड़ने में क्या होगा कि अब ट्विस्ट कर दिया तुमने,
तो जो मैक्सिमम शॉक वेव तोड़ने से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा था, वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तब फिर उसके पास पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही जगह से टूटने की है। आप कुछ समझ रहे होगे कि वो मम्मी जब बनाती हैं सेवई तो उसको पैकेट से निकाल के ऐसे क्यों तोड़ती हैं, ऐसे क्यों नहीं तोड़ती सेवई? तुम क्या समझ रही थी? वर्मीसेली भी बोल दिया उसने, सेवई भी बोल दिया, कुछ और बोलते हैं क्या तुम्हारे यहाँ? बस खा लेते हो, मौका मिल जाए बस। मम्मी मीठी कम है, मम्मी चीनी डाल दो, मम्मी आके चीनी डाल देती हैं। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ अगर वो वायर किस चीज का है, गोल्ड का है, गोल्ड का वायर को तुम कभी भी ऐसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसका जो नेचर है वो ऐसे तोड़ने पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। उसको जो तोड़ने की जो तुम बात कर रहे हो ना, उसको ऐसे खींच के तोड़ो, तो वो खींचने के किसी भी हिस्से पे ब्रेक हो सकता है कि उसकी डायमेंशन कैसी है, तुमने कहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाया है, कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रही है। जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप होगी, स्ट्रेन भी वहीं पे डेवलप होगी। ठीक है, तो समझ गए पूरी कहानी है। ये पेपर में बनाने को आ जाता है तो अपन बना देंगे। ठीक है, ऐसा लिख दो, फॉर सम मटेरियल। हाँ अगला पॉइंट लिख दो, फॉर सम मटेरियल इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज। फॉर सम मटेरियल elastic region is very large and the material does not follow Hooke's law. And material does not follow Hooke's law. Over most of the region, over most of the region, these material are called elastomers. These material are called elastomers. इसके एग्जाम्पल हैं रबर, इसको क्या पढ़ते हो? एओर्टा, टिश्यू ऑफ एओर्टा, ये मटेरियल है, बस एग्जाम्पल है। टिश्यू, टिश्यू, इश्यू नहीं, टिश्यू। टिश्यू तो एक छोटे से हिस्से को कहते हैं ना, टिश्यू जो होता है वो एक छोटे से हिस्से को कहते हैं बस, किसी भी चीज़ के। जैसे तुम ऐसे स्किन का टिश्यू निकालते हो तो स्किन के छोटे से हिस्से को तो टिश्यू बोल रहे हो। टिश्यू ऑफ एओर्टा, हाँ। आर्ता, अब ठीक है, औरता, औरता है। नहीं मुझे नहीं पता कहाँ का टिश्यू है ये। वो आर्टरी होती है, वो आर्टरी होती है बच्चा। ठीक है, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब और क्या तुमको बताना है? एक चीज़ और बतानी है, एक चीज। अच्छा, इसमें एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, इलास्टिक रीजन। यहाँ पे अपने ग्राफ में इलास्टिक रीजन का है, ओ से लेके बी तक का रीजन इलास्टिक रीजन है। ये लिखा है क्या मैंने? ये पूरा रीजन इलास्टिक है। बी तक, यील्ड पॉइंट तक है बस। यील्ड पॉइंट तक का रीजन इलास्टिक रीजन है, जिसमें ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है और ए के बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट लिखा है, इस लास्ट पॉइंट में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है इन मटेरियल के लिए। आप जो रबर बोल रहे थे ना, वो उसी सब की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, क्योंकि हुक्स लॉ को तो फॉलो कर नहीं रहा है, तो ऐसा बना लेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है।
अगली हेडिंग लिखी जाए क्या? थ्योरी थ्योरी है, कुछ ऐसा ज्ञान की बात है ही नहीं, देखते जाओ। जो लास्ट पॉइंट था हुक्स लॉ को अनुषा था यार, कौन सा जोक मारा? टाइप्स ऑफ, हेडिंग लिखी जाए, लिख लें बेटा, दे ही लिख लें। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट्स, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ब्रैकेट में लिख लेना y। आप समझ में आ रहा है कहाँ पे है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स स्ट्रेन है, अब हम के टाइप्स पढ़ रहे हैं, के कितने टाइप का होता है। तो के में जो पहला पढ़ रहे हैं वो तुम कौन सा है? y, उसका नोटेशन है y, यंग्स मॉडुलस। तो ये यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस नॉर्मल y है, और डांस नहीं कर रहा हूँ। एफ अपॉन ए स्ट्रेन हो गई डेल्टा एल अपॉन एल। ग्राफ का है, हाँ ये पूरा इलास्टिसिटी का ही ग्राफ है, लेकिन कौन से मटेरियल के लिए है? इलास्टोमर्स के लिए, ये इलास्टोमर्स के लिए ग्राफ है, जो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहां से चाहो तो फोर्स भी निकाल सकते हो, क्या लिखोगे? एफ अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू यंग्स मॉडुलस, तो एफ हो जाएगा आपके पास बाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई, डेफिनेशन इसकी सिंपल है, वैसे तो डेफिनेशन में लिखा ही दी है, ये डेफिनेशन है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद इन इलास्टिक लिमिट। हर बार जब भी डेफिनेशन लिखो इस चैप्टर में ये बात लिखना मत भूलना, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हुक्स लॉ जहाँ फॉलो हो रहा है वहीं पे तो बात कर रहे हैं, और हुक्स नहीं बोला है, और हुक्स लॉ फॉलो ही कब हो रहा है? इलास्टिक लिमिट में। बी से आगे तो अपन बात ही नहीं कर सकते, यील्ड पॉइंट से आगे, ठीक है? नींद में? चलो भाई, डायमेंशन निकाल लो जरा खुद, बचपन में किया था ना, अरे डायमेंशन निकाल लो, यूनिट निकाल लो यंग्स मॉडुलस की, फटाफट करो। ग्रेविटी के, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ, तो जो समझ में नहीं आया वो पूछ लेना, ठीक है? देख लिया? क्या लिखा डायमेंशन? वाई का डायमेंशन क्या आया? देखो, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का कितना हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया का कितना हो गया? L2। तो y की डायमेंशन कितनी आ गई? ml-1 t-2। यूनिट बताओ, यूनिट क्या आ जाएगी? ये तो लेंथ अपॉन लेंथ है, इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो जो यूनिट स्ट्रेस की है वही यूनिट y की है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? हाँ, फोर्स मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो प्रेशर की यूनिट है, या फिर प्रेशर की एक और यूनिट तुमने पढ़ रखी है, पास्कल, है ना? ये दोनों, ये तो खुद लिख सकते थे। करना चाहती हो क्या? बैग को उधर रख लो अगर समस्या हो रही तो। अगला,
इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी के तौर पे क्वेश्चन हो जाएगा, या क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन के तौर पे हो जाएगी। फाइंड increase in length of a rope, find increase in length of a rope hanging vertically of mass m length L, of mass m length L, of mass m length L due to its own weight, due to its own weight। आप लोग करेंगे? कीजिए, मजा आएगा, यू विल एंजॉय। चलिए भाई, आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सारे अटेम्प्ट्स का सम्मान करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने एक काम किया, दूसरे रंग से बनाते हैं सोल्यूशन। ऊपर से मैंने कुछ x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dx, इसकी थिकनेस dx है। क्या समझ में आ गया? अब मैं बोल रहा हूं कि इलोंगेशन इन dx वो किसके बराबर होगा? तो वो मैंने मान लिया dy के बराबर होगा। भाई तुम्हें तो dx की बात करनी है ना, तो dx कुछ खींचेगा, तो dx कितना खींच लिया? dy। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्ट्रेन इन dx, तो तुम बोलोगे स्ट्रेन हो जाएगी सर dy हो गया उसमें चेंज, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? dx। सही लग रहा है? अभी तक कोई समस्या की बात नहीं है। अब हमें याद आया कि यार स्ट्रेस भी तो निकालनी है, तो स्ट्रेस के लिए चाहिए फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ए मान लो इसका। अब यार फोर्स कैसे निकाला जाए? तो फोर्स वो होता है, सुनो सुनो सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है, फोर्स हमेशा वो होगा जो स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रहा है और उस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नॉलेज याद करके बताओ कि इस पर्टिकुलर जो भी छोटा सा सेक्शन मैंने माना है, यहाँ पर फोर्स जो टेंशन होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा वेट है, नीचे वाला या ऊपर वाला? सोच लो, और सोच लो, नीचे वाला ही ना? पक्का? हाँ नहीं, नहीं कुछ और कहना है तो बताओ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये बात तुम्हें पता है कि जो भी वेट होता है वो हमेशा किसकी वजह से होता है? इस नीचे वाले की वजह से। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो कितनी बची? L माइनस एक्स बची कि नहीं बची? ठीक है, तो मैं फोर्स लिखूंगा, फोर्स होता है मास इंटू जी, मास होता है मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अब समस्या ये है कि जो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है दैट इज कैपिटल M अपॉन L, आया ना? और यहां पर जो लेंथ है वो कितनी है? L माइनस एक्स इंटू जी। ये हो गया आपके पास फोर्स। क्या? मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। अब ये बताओ कि जो भी तुमने इसमें लिखा है, इसमें मैं कह रहा हूं ये गलत लिखा है, तुम्हें गलती ढूंढनी है। ये भी मैंने बता दिया क्या लिखा है, ये गलत। अब तुम्हें गलती ढूंढनी है, यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। बस यही दो स्टेप में गलती है। ये तो नहीं, लेंथ, इसकी टोटल लेंथ है मास है मैं, और मुझे तो सिर्फ इतने का ही लिखना है, तो मैंने तो हमेशा यही लिखा है। क्या गड़बड़ है इसमें? आंसर भी एक बार बता देता हूं, आंसर था mgl डिवाइडेड बाई 2ay, नीचे 2a और y है। हाँ, यंग्स मॉडुलस तो हो गई ना मटेरियल का। क्या हुआ? तुमको ऐसा नहीं लग रहा
कि जब एरिया दे रखा है तो अपन एरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें यहां पर मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखना चाहिए, ना कि मास पर यूनिट लेंथ। अब सुनने में कैसा लग रहा है, आया ना? क्या लिखना चाहिए अपन को? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, चीजों को और अच्छा भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। मैं चाहूं तो यहाँ पे चीजों को इजी करने के लिए, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि जो वेट है वो तो नीचे वाला ही है जिसकी वजह से टेंशन लग रही है। अगर मैं इसको x मान लूं तो मेरे सोल्यूशन में l माइनस एक्स की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। नीचे से x दूरी पे इसको x मान लेता हूं भाई, नीचे से, और ऊपर कितना बचेगा? l माइनस एक्स, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स में जो मास लिखूंगा वो मास के लिए रेस्पॉन्सिबल नीचे वाला है, तो अपनी कैलकुलेशन को टफ क्यों करूं? मेक सेंस? एरिया दे रखा है, इसकी वजह से मास पर यूनिट लेंथ लिखना यहां पर ठीक नहीं है, इसीलिए यहां पर ये गलती आप भी करेंगे आगे। तो जब भी रॉड में देखना है कि क्या एरिया नेग्लिजिबल है, अगर एरिया नेग्लिजिबल है तो अपन उसकी लेंथ कंसीडरेशन में लाएंगे सिर्फ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उसका वॉल्यूम ही मानना पड़ेगा, फिर आप इस रॉड को या रोप को हमेशा सिलेंडर मानोगे। और जैसे आप इसको सिलेंडर मानोगे तो फिर आप यहाँ पे लैम्डा लिखोगे कि रो लिखोगे? रो। वेरी गुड, पूरी लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा रो। फिर आप बगल में क्या लिखोगे? लेंथ लिखोगे या एरिया लिखोगे या वॉल्यूम लिखोगे? वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम हो गया इंटू जी। अब रो कितना होगा? रो बताओ। एम अपॉन वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है रॉड का या इस रोप का? एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम आ गया। सिमिलरली तुम्हें कितने का चाहिए? वेट के लिए रेस्पॉन्सिबल तो नीचे वाला ही है ना ये, तो इसका तुम्हें चाहिए मास, तो इसका मास स्मॉल एम तुम्हारे लिए हो जाएगा वॉल्यूम इसका, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, आया ना, और इंटू जी। तो तुम्हारे पास जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? एम एक्स जी डिवाइडेड बाई एल। सही है? ये देखने से कई बार बच्चे इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि एम बाई एल इंटू एक्स ही तो लिखा है, लेकिन उसमें सोचने का तरीका एक्चुअल में ये है। तुम उससे करोगे उससे भी सेम ही चीज लिखते ना, वहां पे भी तो तुमने एम बाई एल इंटू लेंथ किया, लेकिन वो सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि वहां पे एरिया है, तुम उसे सिलेंडर मान रहे हो, तुम लैम्डा नहीं लिख सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है? सेम चीज ही आएगी लेकिन सोचने का तरीका गलत हो जाएगा। अपन डीप में इतना जा क्यों रहे हैं लेकिन? ताकि तुम्हारा सोचने का थोड़ा दिमाग बढ़े। चलो, ये हो गया फोर्स। अब अपन को पता है वाई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अपन बोल देंगे स्ट्रेस, या ऐसा लिखो, हाँ ऐसे ही लिख लो, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वाई स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो अपन अपने हिसाब से सारी चीजें रखते हैं। मुझे फोर्स लगना है तो फोर्स लिखूंगा एम एक्स जी डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई एरिया। यंग्स मॉडुलस का कोई कुछ नहीं कर सकता, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास जो स्ट्रेन है तुमने ऑलरेडी निकाल रखी है, स्ट्रेन तुम्हारे पास कितनी आई है? डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना हो गया? एम एक्स जी डिवाइडेड बाई एल ए डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डी वाई का इंटीग्रेशन। बच्चे ये भी गड़बड़ करेंगे कि जो डी वाई है ये स्मॉल डी वाई है जो लेंथ में चेंज है, वाई यंग्स मॉडुलस है, कांस्टेंट है, वो कभी वो कभी अंदर जाके इंटीग्रेट नहीं होगा। तो जैसे जब तुम्हारे x की वैल्यू 0 थी, मतलब तुमने यहाँ वाला एलिमेंट लिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी? l, तो तुम यहाँ तक जाओगे 0 से लेके l। dy है क्या? dy है इलोंगेशन इन dx। तो dx में मैक्सिमम इलोंगेशन लिखना है, तो इस रॉड में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो सकता है? डेल्टा l। तो इधर लिमिट आएगी डेल्टा l तक। समझ गई बात? तो ये हो गया मेरे पास। छोटा कर देंगे इसी को। तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया एम जी एल ए, बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 टू l। dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके डेल्टा l।
ये सॉल्व होके हो जाएगा mg(l)² डिवाइडेड बाई 2la इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा l माइनस 0। देख इससे कट गया ना बेटा, तो अपने पास इधर क्या आ गया, mg(l) डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा l। अपन को डेल्टा l चाहिए था ना, तो ये हो जाएगा mg(L) डिवाइडेड बाई 2ay। ओके, इतना समझ गया? टफ लग रहा होगा? इजी देखो, मेथड नंबर 2। मुझे पता था तुम्हारे पेट में दर्द होगा, अपन ने पहले ही से इसका इलाज कर रखा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का। तुमने क्या पढ़ा है? तुमने ये तो पढ़ा है स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब डेल्टा l/l, यही पढ़ा है ना? ये चित्र में कैपिटल M मास L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो मेरे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया कि L/2 लेंथ पे एक मासलेस रस्सी से कैपिटल M मास लटका हुआ है। अरे हाँ है ना? तो अब तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में लेंथ L है या L/2 है? क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे वेट कितना लग रहा होगा? mg के बराबर एरिया A है, ये y है, डेल्टा L है, सॉरी डेल्टा L है, ये L/2 है। तो डेल्टा L की वैल्यू हो गई mg(L/2ay। कौन सा बढ़िया है? समझ में आ गया? तो कौन सा लिखोगे? दोनों लिखेंगे सर, क्योंकि जेई की तैयारी करनी है तो इंटीग्रेशन के साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी। चलो भाई छापिए। आपने जो यंग्स मॉडुलस लिखा है, यंग्स मॉडुलस में देखो तो ये ना, आपने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख लिए। वास्तव में ये स्ट्रेस कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल है, वॉल्यूम है, या शेयर है? कौन सी है? ये तो आपने पूछा ही नहीं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही लिखा ना, तो ये तो मैंने तो टाइप्स की बात करी है। तो पहला टाइप अपन यंग्स मॉडुलस बोले। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम दिया था, के टाइप्स देख रहे थे, तो के पहले टाइप में अपन ने देखा यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस कौन सी आएगी? लॉन्गिट्यूडनल। तो तुम लोग ना अपनी डेफिनेशन में भी चेंज कर लेना, ये स्ट्रेस में ना यहाँ लिख देना ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडनल ही स्ट्रेन है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो इज वाई। सिमिलरली वॉल्यूम वाले में जाएंगे तो वो बल्क के बराबर हो जाएगा, तो बाद में देखेंगे, पहले भी ये छाप लो। नेक्स्ट हेडिंग इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बी या के से डिनोट करते हैं, बी और के, सेकेंड टाइप। हाँ, बी या के, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। नहीं, सच में नहीं पता चलेगा। देखो ओरिजिनल नाम भी के है और इसका नाम भी के है, तो यहाँ पे जो मोस्टली नोटेशन यूज होगा वो बी होगा। तो तुमको ऐसे समझना है, वॉल्यूम मतलब बल्क मॉडुलस, ठीक है, लेंथ मतलब यंग्स मॉडुलस, और तुम्हारे 99% क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस के हैं। ओके चलो, within elastic limit the ratio of within elastic limit the ratio of volume stress upon volume strain, volume stress to the volume strain is called B, bulk modulus. Next, the reciprocal of bulk modulus, the reciprocal of bulk modulus, the reciprocal of bulk's modulus of elasticity
is called compressibility, is called compressibility. C is equal to 1 by B is called compressibility. C is equal to 1 by B. ठीक है? अच्छा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. अब आ जाओ बल्क मॉडुलस. तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला तो वही है, एफ अपॉन ए. वॉल्यूम स्ट्रेन में आ जाओगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, लेकिन इन माइनस. लिखो, बताता हूं. माइनस इज ड्यू टू, लिख लो, माइनस इज ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, माइनस इज ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम on increase in stress. Minus is due to decrease in volume on increase in stress and vice versa. तो वॉल्यूम के केस में अपन फोर्स की बात नहीं करेंगे. वॉल्यूम के केस में अपन उसको बोलते हैं प्रेशर, है ना. तो वो डेल्टा पी हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन. वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन लिखा है बेटा. यूनिट वगैरह तो सेम ही रहती है, यूनिट डायमेंशन सबको सेम है कि अपन तो सिर्फ टाइप सी देख रहे हैं ना. अगला मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. तो सबसे पहला देखा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा देखा बल्क मॉड्यूलस, और तीसरा देख रहे हैं अपन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. इसका नोटेशन होता है ईटा. ईटा, यस, पीठ थपथपा दो. ईटा, ठीक है. डेफिनेशन लिख लेंगे. विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ, within elastic limit ratio of shearing stress to the shearing strain, that is F upon A divided by phi. ये हो जाएगा F upon A phi. Here phi is in रेडियन ओनली. ये तो पता ही है, ये फाई को रेडियन में रख, एंगल रेडियन में रख. ठीक बच्चों, ओके. अगला पॉइंट, कितने हो गए, 3. नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो, हाँ, मछली नहीं है, पॉइजन्स रेशियो. इसका नोटेशन होता है सिग्मा. हाँ, मोटी में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. ये मोटी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ए मोटी, फिर क्या करेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मैंने तो तुझे मोटी बोल ही नहीं रही थी, मैं तो कह रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नोट्स हैं क्या तेरे पास. पॉइजन्स रेशियो, इट इज within elastic limit the ratio of, within elastic limit ratio of lateral strain बताऊंगा अभी. lateral strain to the longitudinal strain, lateral strain to the longitudinal strain. ठीक है. अब तुम लोगों को lateral strain समझना होगा.
सिग्मा होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, नया नोटेशन आ गया क्या? बीटा क्या है अभी, क्या बोला मैंने? लेटरल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन का है नाम है बीटा। तो ये हो जाएगा चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। ये है। ये होता क्या है तो इसे समझा देते हैं। जैसे ये अपन ने एक सिलेंडर लिया छोटू सा, इस पर फोर्स लगाया तो सिलेंडर नीचे गया। हाँ, डी डी डायमीटर, डायमीटर। अब अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो खींचेगा ना, तो खींचेगा तो क्या होगा, खींचने पे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? इतना ही रहेगा। तो अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है तो इसका एरिया कम होगा। तो इसका मतलब ये खींचने पे ऐसा हो गया होगा, आया ना? इसकी ओरिजिनल लेंथ अगर एल है, ये बढ़ के कितनी हो गई, डेल्टा एल। अगर इसका ओरिजिनल डायमीटर डी है, इसके डायमीटर में जो चेंज हुआ, डायमीटर में चेंज हुआ, ये टोटल चेंज मैंने बोल दिया डेल्टा डी। समझ गए बात को? चाहो तो लिख लो इसका मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर। माइनस में होता है क्योंकि हम अपन बड़ा माइनस छोटा करेंगे ना, या माइनस लगाना मत भूलना। माइनस साइन का मतलब है बड़ा माइनस छोटा। तो डायमीटर तो वैसे कम ही हो रहा है, हम तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब होता है चेंज का। उसे पॉजिटिव करना है तो क्या लगा देंगे आगे, माइनस। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में या जेई में, कहीं आया था। इसमें सिग्मा का ये वैल्यू पूछ ली थी कि सिग्मा कितना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जनरली सिग्मा की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा की थ्योरेटिकल वैल्यू है, मतलब थ्योरी से जो निकाली जाए, वो -0.1 से, 0.1 है, 1 है, -1 से 0.5, तो -1 to 0.5 ये है। और प्रैक्टिकल जो वैल्यू है थ्योरेटिकल हो गई, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो इसकी पॉजिटिव आती है। प्रैक्टिकल वैल्यू पॉजिटिव है, 0.2 से 0.6, 0.4। एक्चुअली जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना चैप्टर, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन है, तो उसका जो एडवांस वर्जन है वहाँ से ये सब वैल्यू निकाली गई हैं। यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हें 11वीं 12वीं में वो सिर्फ वैल्यू ही काम की लिखी है, इसके अलावा और किसी काम की नहीं है। ठीक है, ओके। तो -1 से 0.5 हो गया तुम्हारा थ्योरेटिकल, और प्रैक्टिकल हो गया 0.2 से 0.4। चलिए, रिलेशन बिटवीन, अगली हेडिंग रिलेशन। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो तो ठीक है, लेकिन अब जो लिखा रहा हूँ वो जेई और नीट के लिए ही है। रिलेशन बिटवीन वाई, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, के मतलब बल्क मॉडुलस, ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और क्या हो गया, और क्या बचा, सिग्मा, सिग्मा मतलब पॉइजन्स रेशियो। इन सब के बीच में रिलेशन है। ये ध्यान रखना कि बल्क मॉडुलस है, इन जनरल नहीं है। तो इनका रिलेशन है, ये सिर्फ याद ही रखना है। मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जेई नीट के क्वेश्चन में पड़ेगी, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू ये होता है 3k1 - 2 सिग्मा, बस यही एक याद रहता है, बाकी तो भूल जाते हैं। एक है y इज इक्वल टू ईटा 1 + सिग्मा, और तीसरा है 9/y, ये जेई में आया हुआ है, 9/y 3/ईटा + 1/k। अब बस याद ही करने हैं और कुछ नहीं, इनके डेरिवेशंस तो अपने हैं ही नहीं काम के। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनमें 3 रिलेशन है। ठीक है जी।
कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम एक याद रख के काम चला लोगे, याद अगर करनी है तो तीनों ही करने पड़े। नेक्स्ट, कितना टाइम बचा है अभी अपने पास? वी हैव lots of time. We have lots of time. Yes. हेडिंग लिखो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। अगली हेडिंग, अरे इतना गंदा मुंह मत बनाओ यार। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। तो दो डेफिनेशन हो गई, दो हेडिंग हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर, ठीक है? हाँ सेम ही है, जो वर्क करोगे वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो गुस्से में लिखा जाएगा। इफ एक्स इज द elongation in the wire of length L, if x is the elongation in the wire of length L, शुरू करें? सेम है जो भी किया था थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन सेम कहानी है। क्या किया था हमने? एक L लेंथ का वायर ले लिया था और यहाँ से x दूरी पे जाके एक छोटा सा क्या ले लिया था? एलिमेंट ले लिया था dx। ठीक, इसको ही तो खींचना है मुझे। अब इसमें ऑलरेडी इलोंगेशन कितना है? x, तो यहाँ पे x मानने की बजाय अपन कुछ और मान लेते हैं। या एक काम करें, डायरेक्टली फॉर्मूले लिखा दें, क्यों डेरिवेशन तो मैं काम का है भी नहीं। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, दैट्स इट। हैं? डेरिवेशन में 1 मिनट रुको, मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूँ। डेरिवेशन डेराइवेशन क्या फर्क पड़ रहा है उससे? उसमें क्या है वाली बात है? हाँ हाँ। अच्छा पानी चाहिए, ये लीजिए पानी लीजिए, वीडियो में भी आएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो भजन नहीं सुना तुमने? भजन भजन रोज सुनती हो? कौन सुनता है? क्या सुन रही हैं आजकल आप महिलाएं? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट का तो ब्याह हो गया हमने सुना है। हैं? उस दिन की टेलर स्विफ्ट के ब्याह का तो संगीत भी हुआ था यहाँ दिल्ली में, नहीं पता क्या तुमको? सच में भाई, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी और उस पार्टी में ऐसा था, हाँ सच में हुआ था कि उसमें टेलर स्विफ्ट की शादी के उपलक्ष्य में संगीत का फंक्शन है, जिसमें नल्ले लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें 10-12 लोग ही आए थे बस। हाँ वही के पॉप वाला के माने चाहिए ना। टेलर स्विफ्ट से क्या समस्या है तुम्हें? ढेर सा हाँ, उसे तो बहुत समस्या है भाई। देखो भाई, आपके में ना डेरिवेशन तो नहीं है, तो उसी की बात है ये तो। एक मिनट, कहाँ गया यंग्स मॉडुलस? नीचे आने दो। स्क्वायर मॉडुलस पढ़ा दिया, बल्क मॉडुलस हो गया। नहीं भैया, डेरिवेशन है। हेलो ब्रो, डेरिवेशन 6 मतलब गुजराती में है 6 नहीं 6। तो एक काम करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा रखो। फॉर्मूला तुमने लिख लिया, मेरे ऊपर भरोसा रखो, डेरिवेशन मैं कर देता हूँ, तुम बस छाप लेना, ठीक है? देखो y इज इक्वल टू, तुमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यही तो पढ़ा था ना? अरे हाँ ना यार। तो एक काम करो, यहाँ से फोर्स निकाल लो। तो फोर्स कितना हो गया? y डेल्टा L अपॉन L इंटू एरिया।
अब तुमने इलोंगेशन यहाँ पे कितना माना था, मैंने लिखा दिया कि इलोंगेशन कितना माना है, एक्स इलोंगेशन माना है ना, तो ये हो जाएगा वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई एल, ऐसा हुआ। अब जो तुम वर्क करोगे वही स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में, तो तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो उसको इंटीग्रेट कर दो, जीरो से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है तुमको, कितना एलोंगेशन माना है, एक्स, तो एक्स ही माना है तुमने, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वाई ए एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एल का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स हो जाएगा वाई ए एक्स स्क्वायर बाई टू एल फ्रॉम जीरो टू एक्स। ओके, ऐसा तो है नहीं कि एल लेंथ का रॉड है तो एल लेंथ ही इलोंगेट हो जाएगी, मैंने एक्स इलोंगेशन माना है, तो यहाँ पे जो वर्क आएगा, अरे ये मिटा क्यों दिया, पेज पे भी तो जा सकते हैं, क्यों जाएंगे, लेकिन हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे फिर मिटा देंगे, कमी थोड़ी है अपन, हो गया देखो खट से। तो ये हो जाएगा अपने पास वर्क, तो वर्क हो गया मेरे पास हाफ वाई ए एक्स स्क्वायर बाई एल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यही पोटेंशियल एनर्जी, इसी का मैंने दिमाग लगा दिया, देखो कैसे, हाफ वाई तो ये है ही, एरिया एक्स इंटू एक्स अपॉन लेंथ, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो एरिया इंटू ये जो एक्स, ये तो इलोंगेशन है, या इसको एक काम करो, इसमें एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा 1/2 वाई ए एक्स अपॉन एल, क्या होता है स्ट्रेन, एक्स अपॉन एल तो तुमने स्ट्रेन मानी है ना, ये यही है ना स्ट्रेन, तो ये तो हो गई तुम्हारी स्ट्रेन, तो ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ मिलके क्या बन गया तुम्हारे पास, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वाई टाइम्स, एक्स क्यों लिखा, वाई लिख दो ना, वाई टाइम्स इंटू वॉल्यूम, समझ गया। अच्छा, वाई को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इधर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, तो इससे कट गया ना, तुम्हारे पास क्या आ गया, जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है, तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, यही फॉर्मूला मैंने लिखा दिया ना डायरेक्टली, आया ना। ये फॉर्मूले के वेरिएशंस ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में मान लो कभी क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रेस दिया है, तो क्या आप स्ट्रेन को स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ये बात तो बचपन से पता ही है ना कि y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब अगर कोई बोले कि नहीं यार मुझे यहाँ से स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है, तो स्ट्रेस की जगह क्या डाल दोगे, y इंटू स्ट्रेन। कोई बोल रहा है कि नहीं यार मुझे ना स्ट्रेन को एलिमिनेट करना है, तो एक काम करो स्ट्रेन की जगह क्या डाल दोगे, स्ट्रेस अपॉन y, समझ गया ना बात को। कोई बोल रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ और करना है, तो कुछ और कर ले भाई, जो करना है सब कर सकते हो, इन शॉर्ट बात ये है। वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है। ये फॉर्मूला काम का है बेटा, ध्यान रखना, दोनों ही काम किया वैसे तो, हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, दोनों ही काम किया है, आसान डेरिवेशन है वैसे तो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं था, क्या करें, लेकिन बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे डेरिवेशन हो ही जाते हैं। जैसे वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आज चैप्टर को आज खत्म कराना पड़ेगा। वाह 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 वाह, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा साइड हो जाए, लो भैया थोड़ा साइड हो गए, क्या करें बेटा, पेट है।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।